बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया है नवाज़ शरीफ को। और नवाज़ शरीफ की हालत इस वक्त ये हो गई है कि वो ताकतवर शख्सियत की मर्जी के बगैर किसी से मुलाकात तक नहीं कर सकते, किसी तक उन्हें एक्सेस जो है वो नहीं दी जा रही। मामला क्या है जी? भाई जो है वो वज़ीर आज़म है, बेटी जो है वो वज़ीर आला है, लेकिन नवाज़ शरीफ जो हैं वो घर तक ही मैसूर क्यों है? कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा जी। और दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि ताकतवर हलकों की जो धांधली थी, जो मैंडेट चोरी हुआ इमरान खान साहब का, आलमी सतह पर इसके जो सबूत हैं वो डिलीवर कर दिए गए हैं। और उस वक्त पर ये सबूत सामने आए हैं जब अमेरिका में ये बिल पास किए जा रहे हैं और अमेरिका में यूएन में इमरान खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं उन्होंने पिटीशन दायर की हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का जो निशाना है वो बनाया जा रहा है, बुनियादी हकूक़ की वायलेशंस जो हैं वो की जा रही हैं। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि नवाज़ शरीफ के हाउस अरेस्ट होने का मामला क्या है। सीनियर साफ़ी हैं जी फ़हीम अख्तर मलिक साहब, इनकी जानिब से ये बड़ा जो दावा है जी वो किया गया है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते क्या हैं। वो कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ की जिससे भी मुलाकात होती है वहाँ पर मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ ज़रूर होते हैं। नवाज़ शरीफ पर चेक रखने के लिए मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ को भेजा जाता है। नवाज़ शरीफ किसी को भी अकेले में नहीं मिल सकते और ये सारा कंट्रोल वो कर रहे हैं जो मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि दूसरे मानों में नवाज़ शरीफ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब हाउस अरेस्ट का क्या मतलब होता है कि आप किसी से मिल नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ जिसकी इजाज़त दी जाए वही आकर आपसे मुलाकात जो है वो कर सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जेल में नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ घर तक महसूर होते हैं। तो अब मामला यहाँ पर ये है जी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। जो वर्कर्स हैं, पार्टी कायदीन हैं, वो अगर नवाज़ शरीफ से मिलना चाहें तो वो भी नवाज़ शरीफ से नहीं मिल सकते अनलेस कि उस ताकतवर शख्सियत की इजाज़त ना हो जिसके कंट्रोल में इस वक्त तमाम तर जो मुल्की मामलात हैं वो हैं। और अगर नवाज़ शरीफ ने लाजमन किसी से मुलाकात करना ही करना है तो वो मुलाकात वो अकेले नहीं कर सकते हैं। उस मुलाकात में भी नवाज़ शरीफ के साथ उनकी जो बेटी हैं मरीम नवाज़ और उनके जो भाई हैं शहबाज शरीफ वो ज़रूर मौजूद होंगे। यानी कि यहाँ पर भी चेक एंड बैलेंस नवाज़ शरीफ के ऊपर रखा जा रहा है और अपने ही भाई और बेटी के ज़रिए जो चेक एंड बैलेंस है जी वो रखा जा रहा है। अब फ़हीम अख्तर साहब की जानिब से एक और भी यहाँ पर बड़ा जो दावा है जी वो किया गया। वो ये कहते हैं कि ये जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के इश्तिहारात लगे और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ बन गए, वज़ीर आला जो है वो मरीम नवाज़ बन गई ना, तो ये जो धोखा था ये असल में तो पीछे ताकतवर हल्के ही थे, लेकिन ये धोखे में जो मतलब जिनके ज़रिए ये किया गया वो भी नवाज़ शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के ही ज़रिए था। यानी कि सबसे पहले नवाज़ शरीफ को वहाँ से बुलवाया गया कि आपको वज़ीर आज़म जो है वो बनाते हैं, लेकिन सारे प्लान में मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ जो हैं उनको लूप में लिए रखा। उनके साथ मामलात तय थे कि उनको यहाँ पर लाने का मकसद ये है जी कि इनको कहीं फिर से इनकलाब जो है वो ना याद आ जाए, एक्सटेंशन के मामलात में कोई गड़बड़ जो है वो ना करें, आप गारंटीज़ दें, इनको यहाँ पर लाएं और इनको बस आप यहाँ पर रखें और आपके ज़रिए ही यानी कि उनको खामोश करने की या उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी होगी। ये सारे प्लान में वो शामिल थे और यहाँ पर जब वो आए और फिर उसके बाद अचानक से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और मरीम नवाज़ जो हैं फॉर्म 47 के ऊपर वज़ीर आला जो है वो बन गई। तो अभी भी नवाज़ शरीफ के साथ यही हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये फ़हीम अख्तर साहब जो है उनका ये जो दावा है जी, अगर ये दावा अच्छा इस दावे के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट भी की, लेकिन मेरे ख्याल से वो किसी और ख़बर के हवाले से उन्होंने किया। बहरहाल एक तरह से अपने ही भाई और बेटी के हाथों यहाँ पर नवाज़ शरीफ जो हैं आप यूँ कहें जी कि यरगमाल बने हुए हैं, या आप यूँ कहें जी कि उन्हीं के हाथों लुट रहे हैं। और वो किसी ने कहा था ना कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज़ शरीफ को असल में कटोरा में रख कर तो वो मांग रहे हैं कि हमें जो भीख है वो मिल जाए या हमें जो इक़्तिदार की भीख है वो मिल जाए। तो बहरहाल जी एक तो ये हो गया। दूसरी खबर ये है जी कि आलमी सतह पर एक जो रिपोर्ट है
कॉमन वेल्थ यानी कि दौलत मुश्तरका के जो ऑब्जर्वर्स हैं जी, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए 8 फरवरी को। इन इंतखाबात के ऊपर उन्होंने जायज़ा लिया और अपनी जो रिपोर्ट मुरतब की है ना जी, उन्होंने एक तरह से आलमी सतह पर सबूत फराहम कर दिए हैं इस चुनतखब रजीम के हवाले से, और इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि ये कैसे इमरान खान के का जो मैंडेट है वो चुराया, और फिर उसके बाद सियासी इंतकाम का निशाना इमरान खान साहब को बनाया जा रहा है। और ऐसे टाइम पर ये रिपोर्ट सामने आती है कि जब यूएन में ऑलरेडी दरख्वास्त दायर की जा चुकी है इमरान खान साहब के बेटों की जानिब से, जो कुछ इस वक्त वायलेशन हो रही हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ की और इमरान खान साहब और सियासी कैदियों के हवाले से, ऑलरेडी अमेरिका से ये बिल भी मंजूर हो चुका है जी कि जब भी मुश्तरका टॉक्स होंगी तो ये जो सियासी कैदी हैं इमरान खान साहब है, इनका जो मामला है वो ज़रूर उठाया जाएगा। और इसके अलावा एक और भी जो बिल है वो भी आ रहा है, और जो विल्सन का पाबंदी वाला जो बिल है वो भी करीब बिल्कुल लगा हुआ है, वो भी इस वक्त पेंडिंग ही है। बहरहाल जी, पहले तो आपके सामने रिपोर्ट रखता हूँ, फिर दीगर चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। रिपोर्ट मतलब बहुत लंबी रिपोर्ट है, इसका सिर्फ जो है वो मैं आपको एक जो खुलासा है समराइज़ करने के बाद जो खुलासा है कुछ पॉइंट्स की शक्ल में वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी। आपको इन पॉइंट्स को समझने के बाद सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो समझ में आ जाएगी, और एक तरह से आज तक जो बातें की जाती हैं ना जी धांधली से मुतल्लिक लेकर, वो सारी बातों की एक तरह से इस रिपोर्ट ने जो तस्दीक है वो की है जी। पहले नंबर पर तो जी वो ये कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन नहीं थे, बल्कि पाकिस्तानी तारीख के सबसे बदतरीन धांधली ज़दा ये इलेक्शंस थे। वैसे तो हर ही जो इंतखाबात हुए ना पाकिस्तान में वो धांधली ज़दा ही थे, लेकिन ये जो इलेक्शंस हुए ना ये पाकिस्तान के सारे जो तारीख है ना जी उसके ये धांधली ज़दा इलेक्शन थे। सबसे ज़्यादा जो धांधली थी वो इसमें हुई। ज़ाहिर सी बात है 50-50 हज़ार जब वोट आप फॉर्म 47 के ज़रिए कन्वर्ट करेंगे और जीती हुई नशिस्तों को जो है वो आप छीन लेंगे, मैंडेट खान साहब का छीनेंगे, इतनी नंगी धांधली करेंगे, तो फिर रिपोर्ट ने यही आना था। और यही बात जब इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे थे ना तो तब भी ये बात कर दी गई थी कि बदतरीन जो धांधली है वो हुई, और इस रिपोर्ट ने इसकी जो तस्दीक है वो भी कर दी है। फिर इस रिपोर्ट में कहा गया जी कि इमरान खान साहब को पहले जेल में डाला गया, फिर उसके बाद ये इलेक्शंस जो है वो करवाए गए, खान साहब को नाअहल भी किया गया, और सियासी जो इंजीनियरिंग है, पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग है वो इन इंतखाबात में की गई। अच्छा, आपने ये पॉइंट सुनने के साथ साथ ये चीज़ भी अपने माइंड में रखनी है कि इमरान खान साहब के बेटों ने यूएन में दरख्वास्त दी हुई है, और वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है जब उन तक मामला चूँकि पहुँचा और वो जब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, सबूत मांगेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें तो पीटीआई के पास हैं भी, फ्राहम भी की जा चुकी हैं, लेकिन ये रिपोर्ट भी बतौर सबूत होगी कि ये कुछ होता रहा है। ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है, ठीक है। तो अब आप यूँ इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब का जो मसला है ना वो अब सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं महदूद रहा, ये एक इंटरनेशनल जो मसला है इस वक्त बन गया है, क्योंकि इंटरनली तो अदालतों से सारी चीज़ों पे कंट्रोल इन्होंने कर लिया, लेकिन अब आलमी सतह पर ये जो मुकदमा है वो लड़ा जा रहा है और उठाया जा रहा है। तो जब आलमी सतह के ऊपर ये चीज़ें होंगी ना तो फिर यहाँ पर जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आलमी सतह पर तो फिर आप चीज़ों को, इदारों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, यहाँ पर तो आपने अदलिया तक को कंट्रोल कर लिया। बहरहाल जी, सियासी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की इसमें तस्दीक की गई। फिर ये भी कहा गया जी कि इलेक्शन कमीशन जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से मुराद उस वक्त कौन थे, चीफ जस्टिस वो थे काजी फायज ईसा। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैट का जो निशान था वो लिया। आप एक जमात से बैट का निशान लें और फिर आज़ाद इलेक्शन भी उनको ना लड़ने दें, कंपेन ना करें, ये भी इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो बात की गई है। फिर ये कहा गया जी कि सहाफ़ियों पर इलेक्शन के दौरान सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगी, इवन के तशद्दुद भी किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनको कंपेन नहीं करने दी गई, कागजात नामज़दगी तक दाखिल नहीं करने दिए गए, रैलियों की जो इजाज़त थी वो नहीं दी जाती रही। फिर इसके अलावा इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट बंद किया गया और बुनियादी जो हुकूक थे उनको अंडरमाइन किया गया। तो ये सारी वो चीज़ें जो बताती हैं कि जो इलेक्शंस थे, सवाल उठाते हैं कि ये धांधली ज़दा इलेक्शंस थे। फिर इसमें कहा गया जी कि जो टर्न आउट था वो रियलिस्टिक नहीं था बाज़ हलकों में, यानी कि फॉर्म 47 बनाने में ये इतने ज़्यादा मशगूल थे ना, तो इन्होंने क्या किया कि अगर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर या एक हलके में, चले पोलिंग स्टेशन की एग्जांपल लेते हैं, एक पोलिंग स्टेशन में अगर 1500 वोट है या चले 1000 वोट है, तो इन्होंने वहाँ पर 1500 वोट डलवा कर तो उसको काउंट कर लिया। भाई एक पोलिंग स्टेशन पर है ही 1000 वोट, तो 1500 वोट कैसे डल सकता है?
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ تھا نا وہ ریئلسٹک نہیں تھا، یعنی کہ ٹرن آؤٹ تو 100% بھی نہیں ہوتا، ٹرن آؤٹ زیادہ بھی جائے تو 70-80% تک جاتا ہے، تو کچھ جگہوں پر تو یہ تھا ٹرن آؤٹ 150% چلا گیا، تو یہ تو ریئلسٹک ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے فارم 47 بنائے گئے، دھاندلی جو ہے وہ کی گئی۔ آخر میں اس میں یہ بتایا گیا جی کہ یہ جو پاکستان کے الیکشن تھے نا، تاریخ میں سب سے زیادہ درخواستیں ان انتخابات کے اگینسٹ آئیں، 300 درخواستیں مختلف عدالتوں میں دائر کی گئی جی، اور پھر اس کے بعد ججز نے خود لیٹرز بھی لکھے، لیٹرز کا بھی ججز کے اس کے اندر ذکر تھا جی کہ کیسے ان کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے، اور ان درخواستوں کی ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ کیا فیصلے آئے، کیا ہوا ہے، یعنی کہ ان درخواستوں کے اوپر بھی معاملات رک گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک مطلب ہے کہ خطرناک رپورٹ آپ کہیں یا پوری چارج شیٹ ہے طاقتور حلقوں کے اوپر جی کہ اس طرح کی جو ننگی دھاندلی ہے وہ ہوئی ہے، اور عالمی سطح پر اس وقت میں یہ رپورٹ سامنے آنا ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ جو عالمی سطح پر عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے نا، ایک بڑے ثبوت کے اوپر یہ جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے UN ادارے ہوں یا دیگر کوئی ادارے ہوں، وہاں پر جب خان صاحب کا مقدمہ جب سنا جائے گا تو وہ تو مطلب ہے کہ آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے، نہ ہی آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو وہ چیزوں کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس رجیم کے اوپر مطلب ہے کہ سخت وقت جو ہے وہ آنے جا رہا ہے۔ آلریڈی جو خطے کی صورتحال ہے، نیپال میں جو کچھ ہوا، ان چیزوں کو لے کر جس طریقے سے لوگ نکلے، جنریشن زیڈ جو ہے وہ نکلی، ان چیزوں کو لے کر آلریڈی جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں جی، جو منتخب حکومت ہے، یہاں جو پریشر ہے وہ فیل کیا جا رہا ہے، اور ڈر اور خوف کا وہاں پر عالم ہے کہ اگر پاکستان کے بھی حالات چونکہ مختلف نہیں ہیں، اور یہاں پر اگر لاوا پھٹ گیا اور وہ صورتحال یہاں پر پیدا ہوگی تو پھر ہم کدھر جو ہے وہ جائیں گے۔ تو یہ جی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں عمران خان صاحب نے کہ بیٹوں نے جو درخواستیں دائر کر دی ہیں UN میں، مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، تو دیکھیں ان درخواستوں کا کیا بنتا ہے۔ بہرحال جو رپورٹس آ رہی ہیں امریکہ میں جو بل منظور ہو رہے ہیں، نئے نئے بل آ رہے ہیں، جو ولسن کا جو بل ہے وہ تقریباً اب اس میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جی جو عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی ہیں۔ تو اس پر جی مزید جو بھی ہوتا ہے آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔